में क्या बताया मैंने? दो कोन्स, एंडलेस कोन्स सोच लो और उनको अलग अलग तरीके से काटो, तो वहां से जो क्रॉस सेक्शंस बनते हैं उनका नाम पड़ा कॉनिक सेक्शन। तो कायदे से जितने 2 डिग्री के कर्व है सब कॉनिक सेक्शन ही है, बट हम मेनली बात करते हैं पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, ठीक है ना। तो कॉनिक सेक्शन सुन के आपको फील सबसे पहले दो बातों का आना चाहिए, एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन। और वैसे पॉइंट का लोकस जो ऐसे मूव कर रहा हो कि उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट है ना। तो जो पाथ ऑब्टेन होगा उसको हम कहते हैं पैराबोला या एलिप्स या हाइपरबोला फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेशियो। अच्छा, रेशियो का एक खास नाम पड़ा इसेंट्रिसिटी, फिक्स पॉइंट का एक खास नाम पड़ा फोकस, और फिक्स लाइन का नाम पड़ा डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। तो फिर ये तीन अलग अलग कैटेगरी क्यों बटी? तो हमें क्या दिखा कि जब P का पाथ S से डिस्टेंस और लाइन से डिस्टेंस के रेशियो से डिसाइड हो रहा है, तो यहां 3 नेचर के पाथ हमें दिखे। एक तो P जितनी दूरी पे S से है उतनी दूरी पे लाइन से ऐसे चले, ठीक है ना, तो वो पैराबोलिक पाथ कवर करेगा, ठीक है ना। जैसे देखो ना, यहाँ पर जितना बड़ा PS उतना बड़ा PM, तो देखो कुछ ऐसा चलेगा, दिख रहा है क्या? देखो, बोलो, अरे हाँ है ना, बोलो। ऐसे PS PM बराबर होके चले, है ना। तो ऐसे पाथ को कहा गया पैराबोलिक पाथ, ठीक है ना। हाँ, अगर P ऐसे चल रहा है कि S से वो ज्यादा पास है इन कंपैरिजन टू द लाइन, तो फिर ऐसे पाथ को कहा गया एलिप्टिकल पाथ, ठीक है ना। और जस्ट इसका उल्टा कि P जो है वो S से ज्यादा दूर है इन कंपैरिजन टू द लाइन और रेशियो ऑलवेज फिक्स्ड आ रहा है, तो फिर हाइपरबोलिक पाथ, ठीक है ना। अब देखो यहां पर ये जो आपको मैंने सिखाया, हम इसी को आगे बढ़ाने वाले हैं, है ना। अब यहां पे खास बात क्या कि ये जो अपना फिक्स पॉइंट था जिसको कि हमने कहा फोकस, अरे कहां देख रहा है, ये जो अपना फिक्स पॉइंट था जिसको कि हमने कहा फोकस, है ना। तो यहां पे आप देखो ये फिक्स पॉइंट हमेशा इस फिक्स लाइन से अलग एक पॉइंट है ना। मतलब S इज नॉट लाइंग ऑन L, मतलब यहां पर S इज नॉट लाइंग ऑन L, सॉरी स्मॉल l, ठीक है ना। तो हमें ये इस तरह के 3 पाथ मिल गए। तो तुरंत यहां पे अपने माइंड में एक क्वेश्चन आया कि सर ठीक है, यही डेफिनेशन अगर S L पर लाई कर जाए तो क्या बैठेगा? मतलब कुछ ऐसा, ठीक है ना, कि S, रुको अभी, मतलब रैंडम हमने यहां पर कोई एक पॉइंट मान लिया, सॉरी रैंडम हमने एक फिक्स लाइन मान लिया आपको समझाने के लिए, x माइनस वाई इक्वल टू 0, जस्ट टू एक्सप्लेन, ठीक है। और इसी फिक्स लाइन पर एक फिक्स पॉइंट मान लिया हमने S, ठीक है ना, एक फिक्स पॉइंट मान लिया, अरे एक फिक्स पॉइंट मान लिया हमने S, जिसके कोऑर्डिनेट्स हम बोल रहे हैं 0,0, और मैं कह रहा हूं कि P एक ऐसा पॉइंट है चलता फिरता जो कि डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है PS अपॉन PM इक्वल्स टू हाफ। मतलब PS, अच्छा फिगर मैंने ऐसा बना दिया, चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, PS अपॉन PM को कर देते हैं 2, PS अपॉन PM हमेशा 2 है, ठीक है ना। तो P का पाथ कैसा दिखेगा? P का पाथ कैसा दिखेगा, ठीक है ना। PS अपॉन PM2, PS अपॉन PM2, PS अपॉन PM2, P कहां कहां जाता दिख रहा है, ठीक है। तो आप देखो यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको इसका पाथ फील होगा, सॉरी एक सेकंड रुकना, देखो आपको इसका पाथ फील होगा,
कितने लोग एक बार में बात समझ गए? सिमिलर ट्रायंगल्स, है ना। अब आप सोचो ना, इस पर P कहीं भी ले लो, आप कहीं भी ले लो, यहां पे ले लो, ये PS का रोल प्ले करेगा, ये PM का। हर बार रेशियो कितना बनना है? 2 ही तो बनना है। आज बात समझने, ठीक है। और ऐसा एक और लाइन मिलेगा, कैसा? बोलो है ना। कितने लोग एक बार में बात समझ गए? मतलब इस केस में हमें P का लोकस क्या मिलना है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ऐसा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जिसका वन ऑफ द बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, वो फिक्स लाइन। वन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, वो फिक्स लाइन। अब पता है, ये मैं आपको प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं, है ना। ये तो फिगर से दिखाया। अगर मैं इस P को H के मान लूं और यहां पे डेफिनेशन इंपोज करूं, ठीक है ना, तो PS इक्वल्स टू 2 इंटू PM, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा जरा देखना, PS स्क्वायर मतलब H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स, और HK से इस पर डालेंगे परपेंडिकुलर की लेंथ, क्या हो गया? मॉड H माइनस K अपॉन √2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब देखो तो यहाँ से ये क्या आएगा, तो ये आ जाएगा H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर और 2 कट के, और H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर माइनस 2HK। तो देयरफॉर लोकस ऑफ P इज क्या? x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। कैसा आया? पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। बोलो। अब एक और मजेदार बात, रिकॉल करो, इसके एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होता था पेयर ऑफ बाइसेक्टर का, है ना। पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, ठीक है ना। तो a माइनस बी तो हम याद रखने के लिए अपॉन करते हैं ना, है ना। कायदे से क्या होगा, देखो, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस बी नीचे, और इधर h, तो h इधर कर लो। कायदे से तो ये है, वो तो याद रखने की टेक्निक है। अब यहाँ a माइनस बी क्या आ रहा है? 0। बोलो। तो a माइनस बी 0 आ रहा है, सॉरी h का मतलब क्या हो गया यहाँ? h का मतलब -2, बोलो ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। a माइनस बी अपना क्या हो गया? 1 माइनस 1। समझ रहे हैं क्या? अब बताओ, तो पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स में से वन ऑफ द बाइसेक्टर कौन हुआ? यहाँ से कौन कौन से लाइन्स आए देखो तो, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस वाई। बात समझ में आई? तो जो हमें वहाँ फील हो रहा था वो एज इट इज़ यहाँ डिराइव भी हो गया। तो कभी भी आपको PS PM का पैटर्न दिखा तो सबसे पहले आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है। कभी भी आपको PS अपॉन PM कांस्टेंट दिखा तो अपने आप से एक सवाल पूछना है कि वो जो S है वो कहीं उस फिक्स्ड लाइन पर तो नहीं है। अगर वो उस फिक्स्ड लाइन पर है तो फिर कहानी कैसे चलेगी? पेयर ऑफ लाइंस के थ्रू। अगर उस लाइन पर नहीं है तो कहानी कैसे चलेगी? ऊपर वाले के थ्रू, कि भाई वो रेशियो अगर 1 तो फिर पैराबोला, 1 से लेस तो एलिप्स, 1 से बड़ा तो हाइपरबोला, ठीक है। अब देखो, तो अब देखो यहां पर ये तो जस्ट मैं आपको समझा रहा था कि पेयर ऑफ लाइंस भी इस डेफिनेशन से आ सकता है, उसके इसमें S इज ऑन द फिक्स्ड लाइन, ठीक है। अब यहां से मेनली अपना पर्पस है इस वाले पार्ट को स्टडी करना, ठीक है ना। पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। तो जरा देखो यहां पर, देखो ये हो गया फोकस, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स, ये हो गया इसेंट्रिसिटी, है ना। अरे ध्यान दो, इसेंट्रिसिटी की ही अलग अलग वैल्यूज के लिए P का पाथ हमें कभी तो पैराबोला दिख रहा है, कभी एलिप्स दिख रहा है, कभी हाइपरबोला। तो पहले कुछ नए नए टर्म्स हम यहां सीखेंगे,
कुछ नए नए टर्म्स हम यहाँ सीखेंगे। सबसे पहला वर्ड आता है एक्सिस। अच्छा, जो हम यहाँ सीख जाएंगे वो पूरे कोनिक के लिए काम आएगा। पूरा कोनिक का अब मेरा मतलब क्या है? पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ठीक है ना। तो पहला वर्ड है एक्सिस, ठीक है। तो किसी कोनिक के फोकस से डायरेक्ट्रिक्स पर जो डाला गया परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन को हम उस कोनिक का एक्सिस कहते हैं। तो ये वाली लाइन को हम उस कोनिक का एक्सिस कहते हैं। तो देखो यही लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस ऑन द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस। अब देखो एक और बात, अब जैसे P का कुछ तो पाथ आएगा, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। P का कुछ तो पाथ आएगा। अब मान लो ये ऐसे चल रहा है, मान लो ऐसे चल रहा है, ठीक है ना। तो P जिस पाथ पे चल रहा है, चाहे वो पैराबोलिक हो, चाहे हाइपरबोलिक हो, चाहे एलिप्टिकल हो, इन मत काट दे किधर, ठीक है ना। तो ये पाथ इस एक्सिस को कहीं तो जाके मीट करेगा, है ना। तो इस पाथ ने जैसे यहां मीट किया, तो P का पाथ जहां भी एक्सिस को मीट कर रहा है, जहां भी एक्सिस को मीट कर रहा है, उसको उस कोनिक का वर्टेक्स कहेंगे, उसको उस कोनिक का वर्टेक्स कहेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पे सेकेंड लाइन है, द पॉइंट वेयर द पाथ ऑफ P मीट्स द एक्सिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, ठीक है। तो वर्टेक्स का सिग्निफिकेंस तो तब आएगा जब पाथ दिखे, ठीक है ना। तो अब इस पे कुछ मजेदार बातें सुनो। अब मान लो कि P का पाथ पैराबोलिक था, चलते चलते ये आया ऐसा। अच्छा, पता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, पैराबोलिक मतलब PSPM बराबर चल रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको दिखेगा कि पैराबोलिक पाथ हमेशा अपनी एक्सिस से सिमेट्रिक होगा। कितने लोग एक बार में बात समझ गए? सोच के देखो क्यों। अगर यहां PSPM बराबर चल रहा है तो ऐसा ही तो सिमेट्रिकली नीचे भी बराबर चलेगा। नहीं समझ आया क्या? एक्सिस सिमेट्रिक तो चलना ही पड़ेगा उसको, तभी तो PSPM बराबर होता चला जाएगा, ठीक है। तो जहां भी इसने मीट किया एक्सिस को, इसको हमने क्या कहा? वर्टेक्स। अब जरा सोचो, इस पाथ पर जो वर्टेक्स है उसमें P का काम यही पॉइंट कर रहा है, तो PS का काम कौन कर रहा है? ये P से S का डिस्टेंस, और PM का काम कौन कर रहा है? तो यहां ये भी तो बराबर होगा। नहीं समझे भाई? जहां भी पाथ चल रहा है उस पाथ पर कोई सा भी पॉइंट पिक करो तो उसका फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, तो ये भी तो बराबर होगा। तो हमने क्या पाया कि इन केस ऑफ पैराबोला वर्टेक्स जो है वो इस सेगमेंट को बाइसेक्ट करेगा। बोलो। अच्छा रुको, इससे पहले एक और बात सिखाता हूं, एक और टर्म बता देता हूं, फिर हम बात करेंगे। देखो, अच्छा, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स पर जो हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, इस फुट को कहते हैं फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। देखो यहां लिखा हुआ है, मीटिंग पॉइंट ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। मतलब आप यहां इस A को क्या कह रहे हो? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। तो अभी मैंने एक बात क्या बोली आपको कि ये जो SA सेगमेंट है, SA, P का पैराबोलिक पाथ जब चलता चलता यहां पहुंचा तो यही उसका वर्टेक्स हुआ, और इस पॉइंट के लिए ये PS का रोल प्ले करेगा, ये PM का, है ना। तो किसी पैराबोला में जो वर्टेक्स होगा वो SA सेगमेंट का क्या होगा? मिड पॉइंट, SA सेगमेंट का मिड पॉइंट। अब चलो सुनो मेरी बात। अब मान लो यहां से पैराबोला न चल के अब एलिप्टिकल चल रहा है, तो एलिप्टिकल का मतलब S से ज्यादा नजदीक है इन कंपैरिजन टू द लाइन। तो जरा देखो, अरे ध्यान दो, कहां देख रहा है? ये सब समझने वाली बातें हैं।
देखो अब जब यहां से ये ऐसे चलना शुरू किया, चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, मान लो यहां आया है कि नहीं, तो यहां आया तो अच्छा ये ऐसे चल रहा होगा कि PS बाई PM हमेशा कितना हो रहा होगा, ई फॉर एग्जाम्पल मान लो हाफ, ई मान लो हाफ, तो जब यहां पर आ जाएगा तो भी तो दिस इज टू दिस कितना होगा, हाफ नहीं, मतलब वर्टेक्स ने यहां भी ऐसे सेगमेंट को किस रेशियो में बांटा, E:1 के रेशियो में। अभी हमने यहां हाफ बोल दिया तो 1:2, ठीक है। अब चलो मैं बोल रहा हूं कि अगर आप मेरी ये बात समझ गए तो आपको तुरंत फील होगा कि किसी एलिप्स के दो दो वर्टिसेस होंगे। कितने लोग एक बार में बात समझ गए? सोचो क्यों? क्योंकि ऐसे सेगमेंट को हाफ रेशियो में बांटने वाले दो दो पॉइंट्स पॉसिबल हैं, एक इंटरनल डिवीजन, एक एक्सटर्नल डिवीजन। नहीं समझ आया? ये ऐसे इधर भी तो आएगा। कितने लोग एकदम सुपर क्लियर हुए? इधर भी तो आएगा। तो इधर जब आएगा तो उसके लिए फिर ये PS का काम करेगा और ये पूरा PM का काम करेगा। पैराबोला में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो मिड पॉइंट था। तो मिड पॉइंट तो एक ही पॉसिबल होता है, अदरवाइज बाकी सारे रेशियो इंटरनली भी होते हैं और एक्सटर्नली भी। तो अगर थोड़ा सा दिमाग चलाओ तो आपको इलेक्ट्रिकल पाथ फील भी हो गया, ऐसा ऊपर और ऐसा ही नीचे भी। बोलो ना? ठीक है। तो आपको यहां क्या फील हुआ कि इसका मतलब एलिप्टिकल जो पाथ होगा, है ना, एलिप्स के हमेशा दो वर्टिसेस होंगे, जिसमें से एक वर्टेक्स ऐसे को E:1 में इंटरनली काट रहा होगा, तो दूसरा वर्टेक्स ऐसे को E:1 में एक्सटर्नली काट रहा होगा। यस और नो? एंड सेम फॉर हाइपरबोला। क्यों? क्यों? अब जैसे हाइपरबोलिक पाथ होगा, ठीक है, ध्यान सुना, तो हाइपरबोलिक पाथ होगा तो देखो ऐसे कुछ चल रहा होगा, ऐसे कुछ चल रहा होगा, क्योंकि इसमें ये क्या ध्यान रखा जाएगा कि S से ज्यादा दूर होगा इन कंपैरिजन टू द लाइन। ठीक है। तो आप सोचो यहां पर जो भी इस तरीके से चलेगा, ठीक है ना, तो समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जैसे जो भी पाथ होगा वो तो आगे देखें कैसा पाथ होगा, बट जब ये यहां आके काटेगा इसको, तो ये रेशियो मान लो एसेंट्रिसिटी है 3, तो ये पार्ट 3 होगा तो ये पार्ट 1 होगा। ऐसा एक इंटरनल मिला तो ऐसा एक इस तरफ भी तो मिलेगा। नहीं समझ आए? अरे ऐसा इसके एक्सटेंडेड पार्ट पर भी तो एक मिलेगा। ठीक है ना। तो यहां से हमें क्या फील हुआ कि इसका मतलब पैराबोला का एक ही वर्टेक्स होगा और एलिप्स और हाइपरबोला के दो दो वर्टिसेस होंगे, है ना। और पैराबोला के केस में वर्टेक्स जो है वो ऐसे का मिड पॉइंट होगा, एलिप्स और हाइपरबोला के केस में जो वर्टिसेस होंगे वो ऐसे सेगमेंट को E:1 के रेशियो में इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करेंगे। क्लैरिटी? ठीक है। तो देखो यहां पर क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट, पैराबोला विल हैव वन वर्टेक्स विच इज द मिड पॉइंट ऑफ ऐसे, ellipse and hyperbola will have two vertices which will divide ऐसे segment in the ratio E:1 internally and externally। ठीक है। अब देखो, अब यहां से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो मान लो हमने एक पैराबोलिक पाथ अज्यूम किया, मान लो ऐसा आया, ठीक है, पैराबोलिक पाथ अज्यूम किया। कितने लोगों को पाथ विजुअलाइज होना शुरू हो गया है? हाँ, मतलब ये अगर समझ जाते हैं ना तो दिखने लगता है कि पाथ कैसा होगा। ठीक है ना। तब जैसे ये पैराबोलिक पाथ हमें विजुअलाइज होने लगा, ठीक है ना, तब इसमें कुछ कुछ बातें आ रही हैं। पहला है एक टर्म कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब क्या होता है? जो भी कॉनिक है उसके दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला सेगमेंट। तो जैसे मान लो मैं बोल दूं कुछ ऐसा, क्या हुआ ये? कॉर्ड। बोलो। यस सर। ठीक है। तो मतलब उस कॉनिक के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले सेगमेंट को उस कॉनिक का क्या कहेंगे? कॉर्ड। ठीक है।
फिर एक होगा फोकल कॉर्ड, मतलब क्या हुआ, ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास करे। अरे नींद काट रहा है, जा फेस धो के आ। फोकल कॉर्ड का मतलब क्या हुआ, वैसा कॉर्ड जो फोकस से पास कर जाए। ठीक है, क्या क्या बोला, कॉर्ड, फिर बोला फोकल कॉर्ड। अब मैं बोलता हूं डबल ऑर्डिनेट। तो डबल ऑर्डिनेट का मतलब हुआ उस कर्व का वैसा कॉर्ड जो एक्सिस से परपेंडिकुलर हो। अब सोच के देखो, चाहे पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, उसका कॉर्ड अगर एक्सिस से परपेंडिकुलर है तो चूंकि कर्व हमेशा एक्सिस से सिमेट्री रखेगा, आधा ऊपर तो आधा नीचे, तो इसका मतलब वो जो कॉर्ड होगा वो हाफ ऊपर होगा, तो इस वजह से इसका नाम पड़ा डबल ऑर्डिनेट। तो वैसा कॉर्ड जो एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा उसको हम उस कॉनिक का डबल ऑर्डिनेट कहते हैं। अब एक मजेदार बात और, कि वैसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास कर जाए, वैसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास कर जाए, या वैसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकल कॉर्ड हो, या वैसा फोकल कॉर्ड जो डबल ऑर्डिनेट हो, दोनों में से कुछ भी बोल दो, तो ऐसे कॉर्ड का नाम पड़ा लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम। अब पहले सुनो, हाँ नहीं, डबल ऑर्डिनेट का मतलब हुआ एक्सिस से परपेंडिकुलर। तो फोकल कॉर्ड एक्सिस से परपेंडिकुलर हो ये जरूरी तो है नहीं, है कि नहीं? फोकल कॉर्ड एक्सिस से परपेंडिकुलर हो ये जरूरी तो है नहीं, ठीक है ना? तो चलो समरी, कॉर्ड मतलब किसी भी दो पॉइंट का जॉइन, फोकल कॉर्ड मतलब कॉर्ड पास करे फोकस से, डबल ऑर्डिनेट मतलब वैसा कॉर्ड जो एक्सिस से परपेंडिकुलर है, लेटस रेक्टम मतलब वैसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास कर रहा हो, या वैसा फोकल कॉर्ड जो डबल ऑर्डिनेट हो, है ना? तो अब जब हम ये बात समझ गए तो देखो वही सारी बातें यहां लिखी हुई है। एनी कॉर्ड ऑफ द कॉनिक विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस इज कॉल्ड double ordinate. A chord passing through focus of the conic is called a focal chord. A double ordinate passing through the focus of the conic is called latus rectum of the conic. अब एक और मजेदार बात सुनो, जैसे सिमिलरिटी वर्ड का फील है अपने को, दो ट्रायंगल सिमिलर तुरंत फील हो जाता है। बताओ तो दो सर्कल कब सिमिलर होंगे? दो सर्कल कब सिमिलर होंगे? जब हमेशा, बिल्कुल, है ना? अरे तुम लोग यार, सिमिलर का मतलब क्या होता है? जैसे ये ट्रायंगल है, अब इसको प्रोपोर्शनलिटी हम बड़ा छोटा कर रहे हैं। ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल और इससे प्रीवियस ट्रायंगल, ये दोनों क्या हुए? सिमिलर हुए। अरे बोलो ना, सिमिलरिटी का तो ये फील होता है ना। तो मैं बोलूं दो सर्कल कब सिमिलर है? तो ऑलवेज है कि नहीं? दो सर्कल हमेशा सिमिलर है। देखो अभी क्या डुबा रहे थे तुम लोग। हाँ, मैं बोलूं दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कब हैं? तब आप बोलोगे जब उनका रेडियस सेम है। अदरवाइज टू सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर। टू ट्रायंगल्स हमेशा सिमिलर होंगे क्या? नो, डिपेंड्स, कंडीशंस हैं, ठीक है ना? तो वैसे ही कोनिक्स में सिमिलरिटी को सोचना चाह रहे हैं, तो टू पैराबोलाज कब सिमिलर होंगे? टू पैराबोलाज कब सिमिलर होंगे? तो सोच के देखो, शेप तो वो रेशियो पे डिपेंड कर रहा है, और पैराबोला के केस में रेशियो तो हमेशा वन ही है। पैराबोला के केस में रेशियो तो हमेशा वन ही है। इसका मतलब टू पैराबोलाज आर ऑल, अरे कहां खोए हो? टू पैराबोलाज आर ऑलवेज सिमिलर। कुछ भी इंटरेस्टिंग चल रहा हो तुम, चलो। तो क्या बोला मैंने? अगर आप यहां पाथ को फील करना सीखे डेफिनेशन से,
तो आपको फील होगा कि चूंकि पाथ रेशियो पे डिपेंड कर रहा है ना, कि रेशियो की वैल्यू क्या, तो पैराबोला के केस में तो रेशियो हमेशा बनी है ना। तो इसका मतलब टू पैराबोलाज विल बी ऑलवेज सिमिलर। इसका मतलब एक पैराबोला है, उसको प्रोपोर्शनलिटी बड़ा करते जाओ तो किसी दूसरे पैराबोला के साथ कभी ना कभी वो ओवरलैप करेगा ही करेगा। क्लैरिटी है? फील हो रहा है कि नहीं? हाँ हाँ, कॉन्ग्रुएंसी पे बहस हो सकती है पैराबोला के, वो तो अभी जब घुसेंगे पैराबोला के अंदर तो समझ आएगा कि भाई दो पैराबोला कॉन्ग्रुएंट कब। लेकिन इतनी तो बात समझ आ गई कि दो पैराबोला सिमिलर तो हमेशा ही। लेकिन क्या ये एलिप्स के लिए बात होगी? नो, क्योंकि एलिप्स में इसेंट्रिसिटी की पॉसिबिलिटी दुनिया भर की है। एक टाइप ऑफ एलिप्स आएगा जब इसेंट्रिसिटी 1/3 हो, ठीक है। अब उस एलिप्स को बड़ा छोटा करते जाओ, नहीं समझे? एक टाइप ऑफ एलिप्स आएगा जब रेशियो अपना 2:3 हो जाए, अब उसको बड़ा छोटा करते जाओ। हाँ, तो हम क्या कह सकते हैं कि दो एलिप्स हमेशा सिमिलर हो, ये जरूरी? हाँ, लेकिन दो एलिप्स अगर इसेंट्रिसिटी सेम रख रहे हैं देन दे आर सिमिलर। टू एलिप्स विथ सेम इसेंट्रिसिटी विल बी सिमिलर, टू हाइपरबोला विथ सेम इसेंट्रिसिटी विल बी सिमिलर। तो इस सिमिलैरिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इसेंट्रिसिटी, मतलब वैल्यू ऑफ दैट रेशियो, ठीक है ना। तो वही बात यहां लास्ट लाइन में लिखी है, क्या कि टू कॉनिक्स हैविंग सेम इसेंट्रिसिटी विल बी सिमिलर, ठीक है ना। तो अब इस स्लाइड ने क्या किया, हमें कोनिक के मेन टर्म्स का ध्यान दे, कोनिक के मेन टर्म्स का जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया, उसकी अंडरस्टैंडिंग एक बन गई। अब इसको 2 बार 3 बार घर पे रीड करेंगे ना तो फिर इजी हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, अब यहां से हम थोड़ा चाह रहे हैं कि भाई कोनिक्स की इक्वेशन का लुक कैसा आएगा, किसी एक कोनिक की इक्वेशन का लुक कैसा आएगा। अब याद करो एक पुरानी बात, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री के लिए कुछ बातें लिखाई थी, याद है कि डेल इक्वल टू 0 तो क्या, नॉट इक्वल टू 0 तो क्या। तो क्या लिखाया था, याद है? डेल इक्वल टू 0 तो इट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसके अंदर फिर घुसे तो था कि अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी तो लाइन्स आर आइदर पैरेलल और कोइंसिडेंट, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी तो लाइन्स आर रियल एंड इंटरसेक्टिंग, डिस्टिंक्ट लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, और अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी है तो लाइन्स आर इमेजिनरी। फिर कहानी आगे बढ़ाई थी मैंने और कहा था कि ध्यान दो, कहा था कि अगर डेल नॉट इक्वल टू 0 है, डेल नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर कहानी आगे बढ़ेगी, ठीक है। इधर क्या कि अगर अपने पास एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है तो वो इक्वेशन बन जाएगी पैराबोला, अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी तो एलिप्स की, और ग्रेटर देन ए बी तो वो कहां से आया, है ना। तो वो यहां से हम इनिशिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। वो तालमेल बिठाना चाह रहे हैं कि जो वहां मैंने जस्ट लिख दिया था कि इसको अभी एज अ फैक्ट एक्सेप्ट करो, वो यहां पे दिख जाएगा, ठीक है। तो चलो, अब यहां पर मैं एक कोनिक की इक्वेशन को देखना चाह रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे, सर मुझे 3 बातें बता दो। अरे झपकी मत मार, मैंने कहा मैं एक कोनिक की इक्वेशन देखना चाहता हूं, तो आप बोलोगे सर उस कोनिक के पहले 3 बातें तो बताओ, कौन कौन सी? फिक्स पॉइंट क्या, फिक्स लाइन कौन सी, और रेशियो क्या। जैसे ही मैंने बोला कि मैं कोनिक्स की इक्वेशन जानना चाहता हूं तो आपने तुरंत बोला सर ये 3 बातें तो बताओ पहले, है ना। तो चलो मैंने बता दिया, मैंने बोला कि एक ऐसा कोनिक है जिसका फिक्स पॉइंट है कहां पर, अल्फा बीटा पर, जो कि फोकस है, फिक्स लाइन है Lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल 0 जो कि डायरेक्ट्रिक्स है ना, और फिक्स्ड रेशियो को हम बोल रहे हैं इसेंट्रिसिटी E, है ना। तो अब जब ये तीनों बातें बता दी आपको तो इक्वेशन तो आप देख ही लोगे, है ना। तो इक्वेशन जैसे ही फाइंड द इक्वेशन वर्ड सुनते हैं तो किसकी याद आती है, लोकस की। तो हमने P को क्या मान लिया, H के, ठीक है। अब जैसे देखो ना, हमें P का लोकस चाहिए था और डेफिनेशन क्या है, PS अपॉन PM इक्वल्स टू E। तो हम तुरंत इसमें P को मान लेंगे H के, ठीक है ना, और यहां पर
इसको इम्पोज करते हैं, पी एस इक्वल्स टू, तो क्या हुआ ज़रा देखना, पी एस मतलब रूट के अंदर h माइनस एल्फा का स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू ई, और इससे इस लाइन पे डालेंगे परपेंडिकुलर लेंथ देख लो, तो मॉड एल एच प्लस एम के प्लस एन और अपॉन रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन नॉन टर्म्स ऑफ एच के टर्म में है ना, तो हम सीधा यहाँ पे कहेंगे देयरफॉर लोकस ऑफ पी इज, लोकस ऑफ पी इज क्या बोल दोगे, तो x माइनस एल्फा का स्क्वायर, मतलब पहले तो इसी फॉर्मेट में रख लेते हैं, x माइनस एल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर रूट और इक्वल्स टू e इंटू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन का मॉड और अपॉन रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो ये अपना कोनिक के जनरल इक्वेशन का लुक हुआ अब के बाद। ठीक है, अब जैसे ही आप इसकी स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड्स, है ना, तो स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड्स तो ये कैसा दिखने लगा जरा देखना, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और इनटू x माइनस एल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर और इनटू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन का स्क्वायर, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देखो क्या आपको ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री दिख रहा है, बिल्कुल। इसमें क्या क्या टर्म दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का, वाई स्क्वायर का, एक्स वाई का, एक्स का, वाई का और कांस्टेंट टर्म, बोलो ना। yes, sir। ठीक है, तो अब यहां से तुरंत अब ये बहस उठने लगी। पहली बात तो हो गया कि भाई वही जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री समटाइम्स पैराबोला है, समटाइम्स एलिप्स है, समटाइम्स हाइपरबोला। ठीक है ना, तो अब जरा देखना, नाउ फॉर e इक्वल्स टू 1 ये इक्वेशन हमें कैसा दिखने लगा। अभी एक मजेदार बात आएगी देखना, जैसे ही आपने e1 लिया तो जरा देखो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा यहां से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, है ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और इधर से एल स्क्वायर, तो क्या आया एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बोलो। अच्छा, यहां से एक्स वाई का टर्म तो इसी जगह से आएगा, क्या आएगा 2ln xy, क्योंकि e को क्या ले चुके हैं 1, तो इधर देखो ये आके इधर हो गया -2ln xy। ठीक है, और y स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो तो यहां से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और यहां से आएगा माइनस एम स्क्वायर, तो क्या हुआ प्लस एल स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो इसके साथ प्लस समथिंग इंटू एक्स, बोलो है ना। अब देखो ये कुछ अच्छा फील हो रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है, क्या बना रहा है एम एक्स माइनस एल वाई का होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कब बनाता है, जब एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो, याद है ना। परफेक्ट स्क्वायर कब बनाता है, जब एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो, है ना। तो आप देखो यहां से जरा एक काम करते हैं, एच देखो क्या आ रहा है, तो एच आ रहा है माइनस एल एम, ए आ रहा है, बी आ रहा है क्या एल स्क्वायर, है ना। तो आप देखो एच स्क्वायर कितना हो गया, ये किसके बराबर आ गया ए बी के, है ना। तो इसका मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री पैराबोला को कब रिप्रेजेंट करेगा, तो पहले तो डेल नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं तो लाइन बन जाएगा, है ना।
और जब डेल नॉट इक्वल टू 0 है तो अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ गया तो दिस जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री विल रिप्रेजेंट अ पैराबोला। अच्छा, यहाँ E1 ना हो के E होता तो यहाँ पे कैलकुलेट करते तो अपने आप दिख जाता आपको कि एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी। नहीं समझ आए? क्या होता अगर यहाँ E हम लेते, है ना, तो E1 नहीं लेते, E ही लेते, तो यहाँ पर जो भी हम कंपेयर करते ना H, A और B को, वहाँ से हमें दिख जाता कि भाई एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी। ठीक है ना, और एक में दिख जाता एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। तो यहाँ से पकड़ में आया कि अच्छा, ये जो पूरी चीज़ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है, ये पैराबोला को कब रिप्रेजेंट कर रही है? जब डेल नॉट इक्वल टू 0 है और एच स्क्वायर ए बी के बराबर है। फिर एक केस में लेस देन ए बी, एक केस में ग्रेटर देन ए बी। ठीक है ना। अच्छा, ये भी इजीली रिलेट होगा। देखो यहाँ इक्वल टू है तो यहाँ इक्वल टू है, तो यहाँ इनइक्वालिटी आएगी तो यहाँ भी इनइक्वालिटी, ये तो वैसे भी दिखता है। ठीक है ना। तो जब हम ये बात समझ गए तो अब इसकी एक समरी बनने वाली है। ये पूरी बात जब समझ गए तो देखो अब ये वापस वही समरी आपके सामने है, ये पहले आ चुकी है। कैसे? देखो, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। डेल वैल्यू याद ही है सबको, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। क्या? अगर डेल 0 है देन द इक्वेशन विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और इसके अंदर फिर ये कैटेगरी थी, याद है? ग्रेटर देन ए बी तो 2 लाइन्स रियल एंड इंटरसेक्टिंग, इक्वल टू ए बी तो 2 लाइन्स रियल एंड पैरेलल और कोइंसिडिंग, ये इमेजिनरी। फिर यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा बात थी कि a प्लस बी अगर 0 हुआ तो देन द 2 लाइन्स आर रियल एंड इंटरसेक्टिंग एंड दे विल इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर। ये सब पुरानी बात थी। ठीक है ना। अब यहाँ से नई बात क्या ऐड हुई और अब प्रूफ के साथ ऐड हुई कि जैसे ही डेल नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो यहाँ पर फिर से डिसीजन मेकिंग एच स्क्वायर और ए बी ही मिलकर कर रहे हैं। तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी तो इट विल रिप्रेजेंट अ पैराबोला, एच स्क्वायर लेस देन ए बी तो एलिप्स, और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी तो। अब इसके अंदर एक एक्स्ट्रा बात है जो आगे समझ में आएगी। ये तीनों बातें तो यहीं समझ में आ गई, एक एक्स्ट्रा बात है जो आगे समझ आएगी कि डेल नॉट इक्वल टू 0 के अंदर कभी भी a प्लस बी 0 दिखा। बेसिकली a प्लस बी 0 का मतलब क्या हुआ? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम 0 है ना। तो कभी भी a प्लस 0 दिखा डेल नॉट इक्वल टू 0 के अंदर तो आगे चल के हमें समझ आएगा कि देन द इक्वेशन विल रिप्रेजेंट अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अभी हमें नहीं पता। ठीक है। अब देखो, जैसे ये कहानी कंप्लीट हुई तो अब आपके सामने एक 2 डिग्री की इक्वेशन पड़ी है और आपको पहचानने कहा जा रहा है कि पहचानो ये क्या है, पहचानो ये क्या है ना। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? ए बी सी एफ जी एच, है ना। तो ए देखो 1, बी 4, कोरस में बोलो सी 3, सब भूल गए क्या? 3। अब रिवर्स चलेंगे, एफ वाई के कोफिशिएंट का आधा, जी एक्स के कोफिशिएंट का आधा, एच एक्स वाई के कोफिशिएंट का आधा, -2, है ना। तो अब डेल लेके चलते हैं तो ए बी सी यानी कि 12 प्लस 2fgh यानी कि 8 माइनस ए एफ स्क्वायर यानी कि 4 माइनस बी जी स्क्वायर यानी कि 4 और माइनस सी एच स्क्वायर यानी कि 12। बोलो ठीक है। तो ये कितना आया ज़रा देखो। तो इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें इनकेस इफ वी आर इंटरेस्टेड कि भाई एच स्क्वायर क्या, तो एच स्क्वायर आ रहा है 4, ए बी क्या 4, है ना। तो हम क्या बोलेंगे? पैरेलल पेयर ऑफ लाइन। बोलो देखो ना, यहाँ से दिख भी रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना, x माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देयरफॉर दिस इक्वेशन, है ना, देयरफॉर दिस इक्वेशन is representing, this equation is representing
representing a pair of straight lines, a pair of straight lines which are real and parallel. चलेगा? अब चलो यहीं पे एक और इक्वेशन है, अब इसकी पहचान करने का, ठीक है ना। तो देखो यहां पर मैंने देखो सब कुछ वही रखा है, एक छोटा सा चेंज कर दिया है, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पे लिखाते जाओ मुझे A और इसमें B C 3, बोलो सब लोग, F G H, परफेक्ट। अब यहाँ डेल लिखते हैं, तो ABC यानी कि 12 प्लस 2FGH क्या हो जाएगा, प्लस 2FGH यानी कि -4, बोलो है ना, ठीक है। तो ये आ गया -4, है ना, -AF² यानी कि 1, -BG² -CH², है ना। डेल तो क्या आया, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखते हैं H², तो H² तो 4, AB भी कितना, इसमें तो चेंज कोई आया नहीं था, तो यहाँ पर H² इक्वल्स टू AB, मतलब दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग अ पैराबोला। देयरफॉर दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग a पैराबोला, ठीक है। तो अब ये स्लाइड ने ये क्लैरिटी दी कि अब के बाद जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री को देखते ही हम ये पहचान तो जाएंगे कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन, ठीक है ना। अब यहां से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो अब आपको कई बार जनरल फॉर्म में कोनिक्स को पहचानने कह सकता है, जैसे कि यहां कहा, तुरंत आपको यहां थॉट आना चाहिए कि अरे ये तो PSPM अप्रोच की बात कर रहा है। कैसे? डिस्टेंस फॉर्मूले का फील दे रहा है, ये लाइन का एक्सप्रेशन है ना। तो अब इसको हम पहले उस फॉर्मेट में ले आते हैं, है ना। तो देखो कैसे, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, रूट के अंदर x+2 का स्क्वायर प्लस लेफ्ट साइड, ठीक है, और √3 और मॉड के अंदर। अब अगर देखा जाए तो ये PS का काम तो करने लगा। अब अगर राइट साइड PM का काम इसको कराना है तो नीचे √A² + B² चाहिए। एक बार पहले माइंड में सेट करो इस लुक को, नीचे क्या चाहिए था, √L² + M²। तब उस फॉर्मेट पे लाने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पर अगले स्टेप में इसको कर दिया रूट के अंदर प्लस y-1 का स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल्स टू, अब अपने को इसके अंदर क्या चाहिए, 3x + 4y -1 अपॉन 5, जो कि होगा √3² + 4²। ये तो खुद से क्रिएट किया, तो ये हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो अब अगर देखा जाए तो ये हमें क्या फील करा रहा है, PS = E × PM। बोलो बताओ, पहचानो क्या है लोकस, बोलो ना लाउडली, हाइपरबोला। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हम मिस कर गए कि कभी भी ऐसा डेफिनेशन है तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि S इस लाइन पर है कि नहीं है। अगर S उस लाइन पर है तब तो वो पेयर ऑफ लाइंस है, तुरंत गलत हो गया, लास्ट रो, है ना। S उस लाइन पर अगर है तो ये तो गलत हो गया ना, तो होना क्या है फिर, पेयर ऑफ लाइंस। और आप हाइपरबोला बोल के खुश हो रहे हो, तो अलग से चेक करो। क्या चेक करते हैं, आपको फिक्स पॉइंट का फील क्या आ रहा है, S का फील यहाँ आ रहा है आपको -2,1, बोलो, और L का फील क्या आ रहा है, 3x + 4y -1 = 0। तो अब हम इसको इसमें रख के देखते हैं तो क्या सेटिस्फाई हो रहा है,
नो, तो नहीं हो रहा है तो अब ठीक है, मतलब S इज नॉट सेटिस्फाइंग L, S इज नॉट सेटिस्फाइंग L। देयरफॉर अगर मैं इसको 1 बोलूं तो हम कहेंगे देयरफॉर 1 इज रिप्रेजेंटिंग, अब ठीक है, अब क्या बोलेंगे, कोनिक। कोनिक में कौन सा, कैसे डिसाइड हुआ, यहाँ ये जो वैल्यू है ये 1 से बड़ी है, तो हम यहाँ से अब कह सकते हैं कि देन 1 इज रिप्रेजेंटिंग, देयरफॉर 1 इज रिप्रेजेंटिंग अ हाइपरबोला, जिसमें क्या क्या पता है हमें इस हाइपरबोला के लिए, 3 बातें। हाइपरबोला हैविंग फोकस एट S - 2, डायरेक्ट्रिक्स 3x plus and eccentricity है ना, E इक्वल्स टू 5√3 है कि नहीं। अब देखो जैसे अभी यहाँ ये कहा आइडेंटिफाई द कोनिक, है ना, हमने इसको तुरंत उस पैटर्न पे पहुँचाया, क्या, x + 2 का स्क्वायर प्लस ठीक है, और इधर हो गया √3 मॉड, ठीक है, और अब क्या करते हैं, 5 क्रिएट करते हैं। 5 क्रिएट करोगे तो ये हो गया अपने पास x + 2 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5√3 और अभी ठीक है, अभी ये PSPM पैटर्न पे है, तो यहाँ पे S का फील क्या आ रहा है आपको, हेयर S का फील आ रहा है, L का फील आ रहा है 3x + 4y + 2 = 0, और यहाँ क्या हो रहा है, S इज सेटिस्फाइंग L, S इज सेटिस्फाइंग L, है ना। तो देयरफॉर अगर हम इसको 1 बोले तो देयरफॉर 1 इज रिप्रेजेंटिंग अरे ध्यान दो, अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब सुनो, अब यहां से अब माइंड में सेट करते हैं कि इसका मतलब अब के बाद कभी भी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री PS और PM के पैटर्न में हुआ तो इक्वेशन देखेंगे और पकड़ में आएगा कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। और इन केस ऑफ पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला वो हमेशा 3 बातें और बता रहा होगा कि फोकस क्या, डायरेक्ट्रिक्स क्या और इसेंट्रिसिटी क्या। पैराबोला केस में इसेंट्रिसिटी तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, तो जब हम एक जनरल जान पहचान कोनिक्स से कर लिए तो अब हम उसके भीतर घुस के उसको स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ध्यान समझना। तो जब उसको स्टडी करना चाह रहे हैं तो अब आप सोचो एक पैराबोला में कितने अननोन्स होंगे। अगर हम जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री की बात करें तो एक पैराबोला में कितने अननोन्स होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 फॉल्स दिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि किसी एक से मान लो हम ए से डिवाइड कर दें तो 5 नई चीजें बन जाएगी। तो अननोन एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री में अननोन कितने दिखते हैं, 5। कितने दिखते हैं, 5, है ना। तो आपको एक एलिप्स या एक हाइपरबोला को मानने के लिए 5 अननोन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। इसको मैं और एक बेहतर तरीके से आपको फील करा सकता हूं कि भाई जो फिक्स्ड लाइन है
इस फिक्स लाइन की इक्वेशन मान लो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कितने अननोन हुए 2, और फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लो अल्फा बीटा, कितने और हो गए 2, कितने हो गए 4, और इसेंट्रिसिटी मान लो e, कितने हो गए 5। आपने 5 अननोन में इस इक्वेशन को लिख दिया। यस और नो? पैराबोला होते ही अननोन एक कम हो गया, कौन? इसेंट्रिसिटी, क्योंकि इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या आ गई 1। तो पैराबोला को मानने में कितने अननोन की जरूरत पड़ेगी? 4 ही। क्या? जिन 2 अननोन में आप लाइन मान रहे हो और जिन 2 अननोन में आप फोकस मान रहे हो। डायरेक्ट्रिक्स और फोकस मान के और आप कर सकते हो काम। तो देखो, पैराबोला हो या एलिप्स हो या हाइपरबोला हो, बात नहीं, पैराबोला हो या एलिप्स हो या हाइपरबोला है, इनके इक्वेशन को मानने में अननोन्स का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अननोन्स का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो अब अगर हम पैराबोला के अंदर घुस के स्टडी करना चाह रहे हैं तो उतना कन्वीनियंट नहीं होगा। ठीक है, सर्कल को मानने में कितने अननोन की जरूरत पड़ती थी? 3। लाइन को मानने में और भी कम, कितने? 2। अच्छा, सर्कल को जब स्टडी करना होता तो सबसे आसान वाला सर्कल सोच लेते थे, याद करो, x² + y² = a²। सबसे आसान वाला वही है, ठीक है ना? तो हम पैराबोला के अंदर घुस के स्टडी करना चाह रहे हैं, तो जस्ट एक थॉट आ रहा है कि यार पैराबोला को जितने कम अननोन में माने उतना बढ़िया है, और कोई भी एक रिजल्ट आपने सबसे आसान वाले पैराबोला के लिए निकाला तो कोई भी शेप बेस्ड रिजल्ट वो तो एक जगह आ गया तो सब जगह आ जाए। तो हम सीख रहे होंगे आसान वाले पैराबोला को और लागू हो रहा होगा सब में। तो अपनी स्ट्रेटजी है कि कुछ कम अननोन्स में पैराबोला को माना जा सकता है क्या। तो जरा देखो, मैंने एक टेक्निक लगाया, सुना कि फिक्स्ड पॉइंट को रख लिया एक्स एक्सिस पर और उसके कोऑर्डिनेट बोल दिए a, 0, है ना, और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोल दिया -a, 0 पर। तो अननोन तो 2 ही, एक ही हुआ, कौन? a। और अगर ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है -a, 0, तो ये लाइन की इक्वेशन क्या हो गई? x + a = 0। बोले तो x = -a। तो एक मजेदार बात क्या हुई ऐसा मानने में कि आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दोनों एक ही अननोन में आपने मान लिया। तो इससे इजी तो पैराबोला सोचा ही नहीं जा सकता। हमारी बात समझे? तो जस्ट टू स्टडी अ पैराबोला हम सबसे आसान वाले इक्वेशन को ढूंढ रहे हैं, और उसका रास्ता हमने क्या निकाला कि हम अगर फोकस को रख ले रहे हैं a, 0 पर और डायरेक्ट्रिक्स को रख ले रहे हैं x = -a पर, है ना, तो इससे अपने को एक ही अननोन में पैराबोला मिल जाना है। ठीक है ना? तो अब जरा देखो, तो अब अगर हम ऐसा पैराबोला जिसका फोकस है a, 0 पर, अरे कहाँ देख रहे हैं, ऐसा पैराबोला जिसका फोकस है a, 0 पर और जिसका डायरेक्ट्रिक्स है x + a = 0, इसकी इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे? तो डेफिनेशन तो पैराबोला के केस में क्या इंपोज करोगे? PS = PM, और P को हम कुछ मान लेते हैं h, k। ठीक है, तो PS = PM, P को मान लिया कुछ h, k, है ना। तो जरा देखना, तो यहां से क्या आ जाएगा? रूट के अंदर h - a² + k² और HK से इस लाइन पे डाल दो परपेंडिकुलर, तो mod of h + a/1। अब बोथ साइड्स क्या कर देते हैं? स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग करोगे तो ये आ गया h - a² + k² = h + a²। तो यहाँ से k² और = h + a² और -h - a²। तो a + b का होल स्क्वायर -a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4ab। तो यहाँ से आ गया k², है ना। तो क्या आया? देयरफॉर लोकस ऑफ p हम क्या बोल रहे हैं? लोकस ऑफ p इज y² = 4, है ना। तो ये हमें सबसे आसान वाला पैराबोला मिल गया, मतलब सबसे इजी लुक के इक्वेशन वाला पैराबोला मिल गया।
तो हम कुछ भी स्टडी कर रहे होंगे तो करेंगे इसी को, इम्पोज सब में होता जाए, ठीक है ना। तो सोचो ये तो उतना ही ईजी हो गया जितना ईजी सर्कल को स्टडी करना था एक अननोन वाले सर्कल के साथ, ठीक है। अब रही बात कि इसका शेप कैसा दिखेगा, तो शेप का तो एक आइडिया हमें पहले ही लग गया था, नहीं कैसा कि इधर यहाँ ये ऐसे का जो मिड पॉइंट होगा उससे हम ऐसा पाथ इधर चलाएं कि एस और लाइन से बराबर दूरी पर चले, बोलो है ना। और जैसा ये इधर है एज इट इज सिमेट्रिक ऐसे चलाते जाएं। फील हो रहा है पीएसपीएम बराबर करो, है ना, तो आपको पैराबोलिक पाथ फील हो रहा है, ठीक है। तो जब यहां पे आपको ये पाथ फील हो रहा है तो देखो अब अपने पास अब के बाद देखते ही y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax पैराबोला ऐसा शेप लेता दिख जाएगा, जिसमें इसका फोकस s जो है वो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स -a,0 पर है, समझ रहे हो। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x इक्वल्स टू माइनस, ठीक है। अब जरा देखो, तो अब इसके अंदर धीरे धीरे एंटर करते हैं और सारी बातें कुरेद के निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो फॉर द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax हमें फोकस कहाँ दिखा, s a,0 है ना। डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू -a, लाइन, बोलो, ठीक है। अब इसको एक्सप्लोर करते चले जाते हैं। तो पहली चीज अब आप लोग खुद ही बताना, एक्सिस इसके क्या होगा। एक्सिस सुन के क्या फील हुआ, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स पर डाला गया परपेंडिकुलर लाइन कौन है, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स पर डाला गया परपेंडिकुलर कौन दिख रहा है, एक्स एक्सिस ना। अरे यार तुम लोग यार, मैं खुश हो जाता हूं कि समझा दिया, यही तो फोकस से डायरेक्ट्रिक्स पर डाला गया परपेंडिकुलर। देखो ना यहाँ पर ये परपेंडिकुलर तो आएगा, ठीक है ना। तो हमें यहां से इसका एक्सिस क्या दिखा, एक्स एक्सिस, यानी कि y इक्वल टू 0। चाहे तो हम इस y इक्वल टू 0 को एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का फील क्या हुआ, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स पर डाला गया परपेंडिकुलर का फुट कहां पर है, a, जिसको हम क्या बोल रहे हैं -a,0। तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया, a -a,0। वर्टेक्स ऐसे का मिड पॉइंट, तो वर्टेक्स आपको क्या दिखा, ओरिजिन ही तो 0,0। तो वर्टेक्स हुआ एट O 0,0। तो ये सब तो वही पुरानी बात है, ठीक है। अब जरा सोचो, तो इस पैराबोला में फोकल कॉर्ड का फील क्या होगा, कोई भी कॉर्ड जो फोकस से पास हो रही है ना, तो इसको आप क्या बोलोगे, फोकल कॉर्ड, ठीक है। अच्छा यहां पर आप सोचो, कोई भी कॉर्ड जो कि एक्सिस से परपेंडिकुलर है ना, इसको क्या बोलोगे, डबल ऑर्डिनेट, ठीक है। और वैसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास कर जाए, ये हुआ लैटस रेक्टम। तो देखो लैटस रेक्टम यहां पर हमें क्या दिख रहा है, एल और एल डैश। तो आप यहां पे लैटस रेक्टम किसको कह रहे हो, एल एल डैश। और देखो मजे से एल एल डैश के कोऑर्डिनेट्स निकाले जा सकता है, कैसे पता, आप इस पैराबोला में x इक्वल टू a डाल दो,
तो x इक्वल टू ए डालते ही वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 4a स्क्वायर, तो y क्या आ गया 2a कॉमा माइनस। क्या फ़ायदा हुआ इसका, मतलब l का कोऑर्डिनेट हुआ a कॉमा 2a, l डैश का कोऑर्डिनेट हुआ a कॉमा माइनस 2a। तो लेटस रेक्टम जिसमें आपको एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम क्या दिख रहे हैं, एक्सट्रीमिटीज ऑफ शॉर्ट में बोल रहे हैं एला, है ना। क्या होगा एल ए कॉमा 2a और एल डैश ए कॉमा माइनस 2a। और बताओ तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना आएगा, 2a ऊपर भी 2a नीचे भी, कितना आया 4a। क्या है जरा देखो तो, जो मल्टीप्लाइड था, है ना। तो यहां से आपको लेंथ ऑफ एल आर ये आ गया, लेंथ ऑफ एल आर आ गया एल डैश विच इज 4a, ठीक है। फिर एक और चीज, इस वाली लाइन को हम बोलेंगे, गौर करना, टेंजेंट एट वर्टेक्स। सोच के देखो तो जरा, नहीं वर्टेक्स क्या था, ओ ही तो था, तो ओ पर ये क्या हमें फील हो रहा है, टेंजेंट ही तो फील हो रहा है, तो टेंजेंट एट वर्टेक्स, ठीक है ना। तो अभी यहां तक एक बार को यूज टू होके आइएगा, फिर इसको कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं।